पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कांटेक्ट फोर्स के बारे में। कांटेक्ट फोर्स यानी कि जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट यानी कि संपर्क में आती हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, जो बल होता है, उसी को कांटेक्ट फोर्स या फिर संपर्क बल कहते हैं। तो अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग उसके आगे चीजें पढ़ने वाले हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस के बारे में, क्योंकि कुछ ऐसे भी फोर्स आते हैं ना जिनमें दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आए बिना ही एक दूसरे पर फोर्स लगा देती हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही शानदार है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, थ्रस्ट के बारे में यानी कि प्रलोद के बारे में पढ़ने वाले हैं, प्रेशर यानी दाब के बारे में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुमंडलीय दाब के बारे में। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, वीडियो को पूरी देखिएगा। चलो फिर हमने वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे सूरवीरों कैसे हो? तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, कर रहे हैं ना। साथ ही साथ हमारे क्लास 8 के जो एग्जाम है उसके लिए भी हमको इस चैप्टर को पढ़ना है। तो चलो फिर हम लोग आ जाते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में यानी बलों के प्रकार के बारे में। तो आज थोड़ा सा बोर्ड पे आ जाते हैं, वैसे भी करोगे क्या थोपड़ा देखकर। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि भैया एक तो होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स ये क्या होता है अम्ब्रेला? ये होता है असंपर्क बल, इसको हिंदी में बोलते हैं असंपर्क बल। लेकिन असंपर्क बल जानने के पहले हमारे बीच में कांटेक्ट का होना जरूरी है, संपर्क का होना जरूरी है। तो थोड़ा सा संपर्क कर दो अपनी फिंगर्स का लाइक वाले बटन पे। वो संपर्क करोगे तो एक फोर्स काम करेगा जिससे कि वो जो लाइक वाला बटन है वो ब्लू हो जाएगा। करके देखो, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो फिर सभी लोग कर दो। पिछली वीडियो में तो आप लोगों ने बात मानी नहीं, तो इस वीडियो पे चलो अभी से ही 100 लाइक कंप्लीट कर दो। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संपर्क बल यानी कि नॉन कांटेक्ट फोर्स, मतलब दो चीजें ऐसी हो जो कि बिना एक दूसरे के कांटेक्ट में आए, बिना एक दूसरे के संपर्क में आए अगर फोर्स लगा लेते हैं तो उन फोर्स को कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बाय बॉडीज इवन इफ दे आर नॉट इन फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर, मतलब बिना एक दूसरे के संपर्क में आए, बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए अगर वो कोई फोर्स लगाते हैं तो उन्हें कहा जाता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये नॉन कांटेक्ट फोर्स जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स मेरे लाल, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? चुंबकीय बल। दूसरा होता है हमारा, दूसरा जो है वो है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसे हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल। अभी हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद तीसरा जो आता है वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, यानी इसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अब हम सबके बारे में डिस्कस करते हैं, अलग अलग पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। बहुत ज्यादा हमको लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीजें नोट कर लेना, जैसे कि शॉर्ट नोट बनाते हैं, नोट कर लेना और मेरी बातें बस सुनते रहना, आपको सारी चीज याद हो जाएंगी। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि हम लोग ज्यादा रटने रटाने में यकीन नहीं रखते, बातें ही बातों में हम लोग सीख लेते हैं साइंस। तो यहाँ पर सबसे पहले आता है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मैग्नेट देखा होगा, चुंबक देखा होगा। चुंबक कितने लोग देखे हैं? सभी लोग बताएंगे। पहले के टाइम में तो बहुत दिखता था, इसलिए पहले के टाइम में दिखता था क्योंकि पहले के टाइम में लोगों के पास साउंड होते थे, बड़े बड़े स्पीकर्स होते थे, उसमें मैग्नेट लगे। रेडियो हर घर में पाया जाता था, तो जब वो खराब हो जाता था तो उसमें से तोड़ के मैग्नेट बच्चे निकाल लेते थे, फिर उसको खेलते थे। तो मैग्नेट पहले के टाइम में तो कॉमन था, मतलब मैं अपने बचपन की बात बता रहा हूँ। अब के टाइम में तो शायद ही मैग्नेट, छोटे छोटे मैग्नेट देखने को मिलते हैं, लेकिन वो बड़े वाले मैग्नेट देखने नहीं मिलते। तो आपने इसमें एक चीज देखा होगा कि जब आप दो मैग्नेट को आप पास लेकर आते हो तो वो एक दूसरे को थोड़ी ही दूर पे हम लेके आते हैं, मतलब ज्यादा पास लेके ना जाए, थोड़ी दूर पे, तो वो एक दूसरे को अपने आप खींच लेते हैं। देखियो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आप मैग्नेट को मैग्नेट के पास ले जाने की कोशिश करते हो, चुंबक को दूसरे चुंबक के पास ले जाने की कोशिश करते हो, तो वो पास ही नहीं जाता, एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलते हैं। ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया, ऐसा कभी देखा है? तो भैया यही होता है चुंबक, अगर मैग्नेट के बीच जो फोर्स लगता है, दो मैग्नेट्स के बीच, ठीक है, टू मैग्नेट, दो चुंबकों के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो कहलाता है मैग्नेटिक फोर्स।
दो मैग्नेट के बीच लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? मैग्नेटिक फोर्स। चाहे उनके बीच वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो या रिपल्स कर रहे हो, मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो या प्रतिकर्षित कर रहे हो। अच्छा, इनके आकर्षण और प्रतिकर्षण का मामला क्या है? ये क्यों कभी कभी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं और कभी कभी एक दूसरे को ढकेलते हैं? देखो, किसी भी मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर दो सेम पोल एक दूसरे के पास आएंगे, लेके जाओगे दो सेम पोल को, जैसे साउथ साउथ को, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को पीछे की ओर ढकेलेंगे, मतलब एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। लेकिन अगर आप सेम पोल को, जैसे साउथ है और नॉर्थ है, डिफरेंट पोल को जब इनके पास लाओगे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ठीक, तो मैग्नेटिक फोर्स कैसा होता है? मतलब ये अट्रैक्टिव भी होता है और रिपल्सिव भी होता है, मतलब ये आकर्षित भी करते हैं और प्रतिकर्षित भी करते हैं। बताओ, मैग्नेटिक फोर्स समझ में आ गया। दूसरे पॉइंट पे आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हम बोलते हैं स्थिर वैद्युत बल। अब ये क्या होता है बच्चा? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए और उसकी वजह से फोर्स लगे। अब सोचो कैसे? जैसे मान लो कि आपके पास पेन है, आपने किया भी होगा, ये पहले भी आप लोगों ने कई वीडियोस में देखा भी होगा। क्या करते हैं कि अगर हम इसको अपने बालों में रगड़े पेन को, और बालों में रगड़ने के बाद इसको कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर लो और उन कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओगे तो देखोगे वो कागज के टुकड़े जो हैं वो आपके पेन से चिपक जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्या इसमें बहुत से लोग कहते हैं इसमें तेल लग गया इसकी वजह से। अरे तेल नहीं लगा होगा तब भी जानते हो क्या होता है? ये पेन जो होता है ये चार्ज हो जाता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है कि व्हेन अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, दैट फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। मतलब एक कोई अगर आयनित वस्तु है और वो दूसरे आयनित या अनायनित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है तो उसे कहा जाता है, उस फोर्स को स्थिर वैद्युत बल कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रख लेना कि जब किसी चीज में कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करे या डिस्ट्रैक्ट करे, ठीक है, यानी अपनी ओर आकर्षित करे या प्रतिकर्षित करे, तो इनके बीच जो फोर्स होता है उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बताओ भाई, बात समझ में आई? अगर आप ये करते हो, चाहे पेन कर लो या आपके पास कोई कांच की रॉड हो, ठीक है, ग्लास रॉड हो, और आप उसे सिल्क के कपड़े से, रेशम के कपड़े में रगड़ो और उसके बाद फिर उन्हें कागज के टुकड़ों के पास लेकर आओ, तो आप देखोगे कि उससे ग्लास रॉड में जो कागज के टुकड़े होंगे वो चिपक जाएंगे। तो ऐसा क्यों हुआ? क्यों वो अट्रैक्ट हुए कागज के टुकड़े? क्योंकि उसमें चार्ज है, ठीक है। जो ग्लास की रॉड है या जो हमारे पास कंघी है या पेन है, वो क्या है, उसमें चार्ज आ चुका है, तो इसकी वजह से वो अट्रैक्ट करता है और उनके उस अट्रैक्शन फोर्स को क्या कहा जाता है? स्थिर वैद्युत बल। और ये भी किस तरह का फोर्स होता है? ये भी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होते हैं। बताओ, ये बात समझ में आई? मतलब ये दोनों फोर्स जो होते हैं ये अपने फोर्स से किसी चीज को अपनी ओर खींच भी सकते हैं और अपने से दूर भी ढकेल सकते हैं, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दोनों फोर्सेस में होता है। तीसरा हमारा आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, नाम तो सुने हुए, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक। ये क्या होता है? ये होता है एक ऐसा फोर्स जो कि अर्थ एक्सर्ट करती है, यानी कि ये जो हमारी पृथ्वी है, हमारी जमीन है, ठीक है, जिस पर हम रुके हुए हैं, ये हर चीज को अपनी ओर खींचती है। ऐसा तो होता नहीं जैसे मान लो ये मार्कर है, मैंने ऊपर फेंका लेकिन ये नीचे आ गया, देखो ये मार्कर है, ये नीचे गिर गया, तो ये नीचे क्यों जा रहा है? क्योंकि ये जो अर्थ है ना, ये हर चीज को अपनी ओर खींचनी। अच्छा, इसको इससे मतलब नहीं है कि कौन सी चीज मैग्नेटिक है, कौन सा आयरन है या नॉन आयरन है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये कोई भी चीज हो, हर चीज को अपनी ओर खींचती है। तो अर्थ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर खींचता है जिस फोर्स से, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। यानी एक ऐसा बल जो पृथ्वी चीजों को खींचने के लिए अपनी ओर लगाती है, उस बल को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। बताओ, बात समझ में आई? और ये ऐसा फोर्स है जो केवल अट्रैक्ट करेगी, रिपल्स नहीं करेगी, केवल चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको ये अपने से दूर फेंकती हो। ऐसा कभी हुआ है कि आप जैसे क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल बैट से लगाए, अब वो हवा में गया और गिरने के बाद फिर नीचे फील्डर भैया इंतजार में खड़ा होता है कि नीचे आए बॉल, तो वो बॉल क्यों नीचे आ रही है? क्योंकि जो अर्थ है ना,
वो हर चीज को अपनी ओर ही, अपने पास ही रखने की कोशिश करती है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो वो जो फोर्स लगा रहा है वही फोर्स क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि वही फोर्स हमारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। बताओ बात समझ में आ गई? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई, बहुत ही इजी सा टॉपिक था, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन इस तरह का होता है ना कि चलो देखो एक आता है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, मतलब संतुलित बल और असंतुलित बल। नाम सुनो कि नहीं सुनो? बैलेंस फोर्स लिख देते हैं पहले, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये क्या होते हैं मेरे लाल? देखो बैलेंस फोर्स, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बैलेंस फोर्स की। क्या होते हैं बैलेंस्ड फोर्स? मतलब इसको हिंदी में भी बताना जरूरी है क्योंकि हमारे हिंदी मीडियम के बच्चे भी देख रहे हैं। तो इसे कहा जाता है संतुलित बल। क्या कहा जाता है? संतुलित बल। अब नाम से ही लग रहा होगा, जैसे मान लो कि हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, कोई वस्तु है हमारे पास, और इधर की ओर से इस पर लगाया जा रहा है कितना, 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाया जा रहा है, 10 न्यूटन का, और 10 न्यूटन का फोर्स इसमें इधर से और भी लगाया जा रहा है। तो आप बताओ कि ये जो दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लग रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का, इधर भी 10 न्यूटन का, मतलब इधर से भी 10 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, इधर भी 10 न्यूटन का बल। तो बताओ इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा? इस पर, इस ऑब्जेक्ट का कोई मूवमेंट होगा? ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा लेफ्ट साइड में, या फिर ये राइट साइड में? खुद आप सोचो। हाँ बिल्कुल, देखो ये किसी तरफ नहीं जाएगा क्योंकि इसका जो नेट फोर्स होगा ना, इसका जो परिणामी बल होगा वो 10 - 10 यानी कि 0 न्यूटन का होगा। तो इसका मतलब जब दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगेंगे तो उस ऑब्जेक्ट में कोई भी हरकत यानी कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन में कोई भी मूवमेंट नहीं होगी। तो अगर दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहे हैं तो वो कहलाता है बैलेंस फोर्स, यानी कि बराबर बल अगर दोनों तरफ लग रहे हैं तो उन्हें कहा जाता है मेरे लाल संतुलित बल। बताओ इतने में पहले इतनी बात हमारी क्लियर कर लो, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। या तो आप ये याद रख सकते हो कि अगर नेट फोर्स क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू 0 हो तो उसे कहा जाएगा बैलेंस फोर्स। मतलब कुल बल अगर शून्य, परिणामी बल शून्य है तो उसे कहा जाएगा संतुलित बल। बताओ भाई, क्लियर है? जितनी भी चीजें हो सकती थी सारी चीजें इसमें मैंने बता दी। अब इसी का उल्टा होता है हमारा अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जिसे कहते हो हिंदी में असंतुलित बल। असंतुलित बल, आपको ये क्या हो गया? असंतुलित बल। देखो समझना इसको। अब मान लो फिर से कोई ये वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, इधर की ओर से लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर की ओर से लगाया जा रहा है 15 न्यूटन का फोर्स। क्लियर है? ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, इधर की ओर लगा रहे हो आप 10 न्यूटन का और उधर से भी लग रहा है 15 न्यूटन का। तो अगर आप देखो तो एक तरफ कम फोर्स लग रहा है, एक तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है ना? तो जब दोनों तरफ से अनइक्वल फोर्स लगेंगे तो इनका जो नेट फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा? 15 - 10 यानी कि 5 न्यूटन का। कितना हो जाएगा? 5 न्यूटन का। और ये 5 न्यूटन के फोर्स से ये जाएगा जिधर की ओर ज्यादा फोर्स लगेगा, ये ऑब्जेक्ट उधर की ओर मूव कर जाएगा। ये वस्तु उधर की ओर ही खिसकेगा जिधर की ओर बल ज्यादा लग रहा है। लेकिन कितने न्यूटन के फोर्स से खिसकेगा? क्योंकि 10 इधर भी लग रहा है, 10 इधर भी लग रहा है, तो उसको कम करेगा। तो 5 न्यूटन के फोर्स से ये जिधर की ओर से ज्यादा फोर्स लग रहा है, जिधर की ओर से ज्यादा बल लग रहा है, उधर की ओर ये वस्तु खिसकता चला जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात समझ में? तो इस तरह के फोर्स को कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स। अब यहां पर ये याद रख लेना कि भैया अगर नेट फोर्स, परिणामी बल जो है, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू 0 के हो तो उन्हें कहा जाता है अनबैलेंस फोर्स, यानी कि असंतुलित बल। ठीक, परिणामी बल अगर शून्य हुआ तो संतुलित बल, परिणामी बल अगर शून्य नहीं हुआ तो असंतुलित बल। नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 बैलेंस्ड फोर्स,
net force is not equal to 0 is called unbalanced force. Is it clear? सभी लोग बताएंगे भाई, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई। अब चलो, ये हो गया हमारा, ये तो हो गए हमारे फोर्स के बारे में। अब हम आगे थोड़ी सी और चीजें जानते हैं। वो पता है फोर्स का एक भाई भी होता है, और जैसे फोर्स हम लोगों ने पढ़ा तो फोर्स का एक भाई होता है जिसे कहा जाता है थ्रस्ट। थोड़ा सा इनके बारे में जान लो, थ्रस्ट, और ये हिंदी में इसे कहा जाता है प्रणोद। क्या कहा जाता है? प्रणोद। ये क्या होता है भाई, बताओ, किसी को अगर पता हो तो बताओ। देखो प्रणोद क्या होता है, ये होता है द नेट फोर्स, मतलब जो नेट फोर्स है इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स लग रहा हो तो उसे थ्रस्ट कहा जाता है। यानी कि अगर मतलब किसी खास दिशा में कोई बल लग रहा हो तो उसे कहा जाता है प्रणोद। ठीक, किसी खास दिशा में। खास दिशा का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आप कोई स्कूल में जो नोटिस बोर्ड होता है, आप कोई पोएम लिखते हो, कोई स्टोरी लिखते हो, तो आप लेकर जाते हो और उसे नोटिस बोर्ड में ले जाकर क्या करते हो आप नोटिस पिन से उसमें दबा देते हो। अब पिन कैसे दबाते हो आप? अपने थंब से। ये चीज देखो ना, ऐसे कागज लगाया, उसके बाद ऐसे पिन से ऐसे दबा दिया। तो उसका डायरेक्शन क्या था? एक खास डायरेक्शन था। हमने उस पर कैसा फोर्स लगाया, कैसा बल लगाया? परपेंडिकुलर। कैसा फोर्स लगाया? पर आप कैसे भी फोर्स लगा सकते हो। आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो, आप ऐसे फोर्स लगा सकते हो, आप नीचे की ओर फोर्स लगा सकते हो, आप इधर की ओर फोर्स लगा सकते हो। मतलब ये नहीं, किसी खास डायरेक्शन में। और वो खास डायरेक्शन कैसा होना चाहिए? लंबवत होना चाहिए, यानी कि परपेंडिकुलर फोर्स होना चाहिए। परपेंडिकुलर डायरेक्शन यानी कि लंबवत दिशा में अगर बल लगा तो उसी को कहा जाता है मेरे लाल थ्रस्ट। यानी अगर लंबवत दिशा में बल लगाया जाए तो उसे कहा जाता है प्रणोद। बताओ, बात समझ में आई? अभी नहीं समझे? अच्छा फिर समझो। जैसे मान लो कि अगर कोई कील है, जैसे कि मान लो कोई कील है, कील का हिस्सा आप देखे होंगे ऊपर की ओर से चौड़ा और नीचे की ओर से ये पतला होता है। तो हम इसमें हथौड़ा हम किधर से मारते हैं? हथौड़ा हम अगर हमको मान लो इसे किसी लकड़ी में या किसी दीवार में ठोकना होगा तो आप हथौड़ा कहाँ लगाओगे? आप हथौड़ा इधर की तरफ लगाओगे कि या इधर से आप लगाओगे हथौड़ा? बताओ। मतलब इसके लिए एक खास डायरेक्शन है, एक खास दिशा है इसके लिए कि आप इसी दिशा में जब हथौड़ा लगाओगे तभी ये कील इसके अंदर जाएगा। तो इस पर जो ये खास दिशा बता दी गई ना, तो इसी फोर्स को क्या कहा जाता है? इसी बल को क्या कहा जाता है? थ्रस्ट यानी कि प्रणोद कहा जाता है। अब मुझे लगता है कि आपको बात क्लियर हो गई होगी। बताओ, समझ में आया? देखो एक चीज और भी होती है, ये थ्रस्ट का जो यूनिट होता है, पहले तो हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। ये इसकी यूनिट यानी कि इसकी इकाई क्या होती है? तो भैया ये भी एक फोर्स ही है, ये एक फोर्स ही है, बस इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया गया फोर्स में, तो ये हमारा एक नाम बन गया थ्रस्ट। जबकि है ये फोर्स ही, है ये बल ही। ठीक है, तो जो बल की इकाई होगी वही, जो फोर्स की यूनिट होगी वही इसकी, वही यूनिट इसकी थ्रस्ट की भी होगी। अब मैं ये आपसे पूछूं कि भैया फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? आप बोलोगे सर इसका एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। कहोगे ना, न्यूटन होता है। आप सही बात है, क्या होता है? न्यूटन होता है। अगर मैं पूछूं इसकी सीजीएस यूनिट बल की क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? सीजीएस यूनिट क्या होती है? बताओ भाई, किसी को याद हो तो बताओ। बल की सीजीएस यूनिट क्या होती है? हाँ बिल्कुल, तो बल की जो सीजीएस यूनिट होगी वही होगी हमारी किसकी? डाइन। वही होगी हमारी थ्रस्ट की। तो इसकी भी यूनिट क्या होती है? डाइन होती है। अच्छा, एक चीज और पूछा जाता है एग्जाम में, इससे ये पूछा जाता है कि ये किस तरह की यूनिट है, मतलब ये हमारा किस तरह का यूनिट है। मतलब एक होता है सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश और अदिश, इनके बारे में भी थोड़ा सा जान लो, क्योंकि इसके बारे में आप डिटेल में 9th में पढ़ोगे। लेकिन इससे एग्जाम पूछा जाता है। इसे कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी और इसे कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी,
ठीक है। अब देखो, जिनमें डायरेक्शन की जरूरत होती है वो होते हैं वेक्टर। तो इसमें भैया डायरेक्शन की जरूरत थी, तो थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर यानी कि सदिश होगी। जबकि फोर्स में हमें किसी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया था, बल में हमें किसी दिशा के बारे में नहीं बताया गया था। तो जिसमें दिशा की जरूरत नहीं होगी वो होगी अदिश यानी कि स्केलर। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि थ्रस्ट कैसी क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। मैं डिटेल में और भी बता सकता हूँ, लेकिन ये आपके सिलेबस में उतना नहीं है, तो इसलिए हम इसको कब पढ़ेंगे, क्लास 9th में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल इतना जान लेते हैं कि जिसमें डायरेक्शन की जरूरत है जिन क्वांटिटीज को बताने के लिए वो होंगे वेक्टर, और जिनमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं वो होंगे स्केलर। मतलब जिनमें दिशा की जरूरत पड़ती है उन्हें हम सदिश बोलते हैं, और जिनमें दिशा की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदिश राशियां बोलते हैं। क्लियर हुई बात। तो थ्रस्ट कैसा होगा, वेक्टर, और फोर्स कैसा होगा, स्केलर। याद हो गया सभी को। प्रणोद क्या है, सदिश राशि। बल क्या है, अदिश राशि। याद हो गया। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब इन्हीं से भाई एक चीज और पैदा होती है, और वो कहलाती है प्रेशर। प्रेशर है ना भैया, आप लोगों ने कहा सुना भी होगा, अरे यार इस समय तो बड़ा होमवर्क का प्रेशर है, बड़ा नवोदय एग्जाम का प्रेशर है, नवोदय की भी तैयारी करो और स्कूल की भी तैयारी करो, तो पढ़ाई का बड़ा प्रेशर है ना। सुने होगे, स्कूल से होमवर्क मिल गया, अरे यार आज तो खेलने को नहीं मिलेगा क्योंकि होमवर्क का बहुत ज्यादा प्रेशर है। ठीक है, वो तो प्रेशर अलग की चीज है। हम साइंस में जिस प्रेशर के बारे में, ठीक है, प्रेशर ये होता है भैया, इसको कहा जाता है दाब। प्रेशर यानी हिंदी में कहा जाता है इसको दाब, प्रेशर। अब सेम वही चीज हम बात कर लेते हैं कि मान लो कि कोई कील है, ठीक है, ये कोई कील है और इसको लकड़ी में हमें इंसर्ट करना है। मान लो कि हमारा वुडन प्लैंक है, एक लकड़ी का टुकड़ा है, इसी के अंदर इसको ठोकना है, सही है। तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर से आप एक फोर्स लगाओगे। यहां से क्या करोगे, आप यहां से एक फोर्स लगाओगे, यानी कि एक बल लगाओगे। यहां से आप बल लगाओगे, हथौड़े से ठोकोगे, तो यहाँ का जो ये एरिया है, अगर कम एरिया है तो भैया ये कील जो है ये कम एरिया से धीरे धीरे करते हुए यहाँ तक ये पूरी कील इसके अंदर चली जाएगी। ये बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये होता है कि भैया जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, वो किसी पर यूनिट एरिया पे लगाया गया फोर्स, यानी एकांक क्षेत्र पर लगाया गया बल या प्रलोद। एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया बल या प्रलोद जो होता है वो दाब कहलाता है। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर लगाया गया फोर्स या थ्रस्ट ही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। प्रेशर में अगर कोई दिक्कत हो, अगर मैं ये कहूं, मम्मी को देखा होगा कि मम्मी जो है वो चाकू जो है, ठीक है, चाकू से सब्जी काटती है, तो आप ये देखे होंगे कि जो चाकू होता है मेरे लाल, वो एक तरफ से क्या होता है, ब्लंट होता है, मतलब कि यहां से ये शार्प नहीं होता, लेकिन दूसरी तरफ जो होता है ये शार्प यानी कि बहुत ही धारदार होता है। तो ऐसा क्यों होता है भैया, इसलिए ताकि काटते समय ये मोटा है तो हमारे हाथ ना कटे, और जिधर की ओर से शार्प है इसका कम एरिया होगा, तो कम एरिया की वजह से जो सब्जी होगी कट 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 जाएगी। बताओ, ये बात समझ में आई। तो बहुत सीधी सी चीज है मेरे लाल प्रेशर के बारे में, कि प्रेशर क्या है। इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसका डेफिनेशन क्या बन के आता है, इसका डेफिनेशन आता है द फोर्स और थ्रस्ट, द फोर्स और थ्रस्ट, द फोर्स और थ्रस्ट एक्टिंग ऑन, द फोर्स और थ्रस्ट acting on a unit area of a circle, on unit area of a surface is called pressure, is called pressure। बताओ, बात समझ में आ गई होगी। क्या कहते हैं कि किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या प्रलोद, किसी एकांक क्षेत्रफल सतह पर
लगने वाला बल या प्रलोद क्या कहलाता है? लगने वाला बल या प्रलोद क्या कहलाता है? हाँ भाई बोलो, याद तो हो ही गया होगा। प्रलोद ही क्या कहलाता है? दाब कहलाता है। बताओ भाई, डेफिनेशन याद हो गई। आप चाहे क्लास 8 का एग्जाम दो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, इससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं पूछ सकता। तो ये क्या कहलाता है मेरे लाल? ये कहलाता है दाब, यानी कि प्रेशर। अब अगर हम यहां से एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करें तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो हो जाएगा प्रेशर। कहाँ लगाना है भाई? एक फोर्स लगाना है, और कहां पर यूनिट एरिया पर फोर्स लगाओ या फिर थ्रस्ट लगाओ। क्या लगाओ? फोर्स या फिर, दोनों सेम चीजें ही हैं, बस फोर्स में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है और थ्रस्ट में आपको डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। यानी फोर्स इज इक्वल टू हो जाए, प्रेशर इज इक्वल टू हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। बताओ, बात समझ में आई? फोर्स अपॉन एरिया। क्लियर है? इतने में अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। तो ये हो गया हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब देखो ये जो हमारा, इसका अगर हम यूनिट की बात करें, इसकी इकाई की बात करें, यूनिट यानी कि इसकी इकाई क्या होगी? तो एक बात बताओ, फोर्स की इकाई, फोर्स की यूनिट, बल की इकाई क्या होती है? अरे आप कहोगे अरे सर ये तो हमको याद ही हो गया, न्यूटन होती है ना। और एरिया की क्या होती है? क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की इकाई, एरिया की यूनिट क्या होती है? आप कहोगे सर ये भी हमको पता है, ये मीटर स्क्वायर होता है। तो बस बन गया हमारा, बन गया मेरे लाल, बन गया हमारा यूनिट। क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या बन गया? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर क्या कह सकते हो आप? न्यूटन मीटर पावर -2। न्यूटन मीटर की पावर -2। बताओ, याद हुआ? आप आराम से निकाल सकते हो कैसे। अच्छा, एक चीज और भी, कभी ये सोचे हो, अब ये समझ में आ गया होगा, कभी ये सोचे हो कि रेगिस्तान में ऊंट ही क्यों अच्छे से चल पाता है और कोई जानवर क्यों नहीं? ऊंट का ही यूज क्यों? आप ये तो पता ही होगा कि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, है ना। देखो, इसके दो रीजन है। एक, ऊंट जो होता है वो अपना जो पानी या खाना है वो काफी दिनों तक अपने हम्प में स्टोर कर सकता है, तो धीरे धीरे यूज करता है, तो उसको पानी और खाने की जरूरत भी हमेशा नहीं पड़ती कि हमेशा खाता ही रहे। उसको जब भी खाने को मिलेगा ना तो एक साथ खा लेगा, उसको फिर महीनों तक यूज करेगा। एक तो रीजन ये है। दूसरा रीजन होता है उसके गद्देदार पैर। दूसरा रीजन क्या है? उसके गद्देदार पैर। अगर आप ऊंट के पैर देखो तो ऊंट के पैरों की जो चौड़ाई होती है वो ज्यादा होती है। ऊंट के पैरों की चौड़ाई जो होती है वो ज्यादा होती है और ये ज्यादा एरिया कवर करता है, इसकी वजह से ये जमीन में इसके पैर धंसते नहीं है। वहीं अगर हम चलें तो हमारे पैर जो हैं उसका एरिया कम है, हमारे पैर का एरिया कम है, और अगर कम एरिया होगा तो उसमें ज्यादा प्रेशर लगेगा। एरिया कम तो फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, ये बात, कम फोर्स में ज्यादा प्रेशर लगेगा। ये बात आई समझ में? और अगर एरिया ज्यादा है, ठीक है, एरिया ज्यादा है तो उसमें कम प्रेशर लगेगा। तो मतलब ये पैर आसानी से जमीन में धंसेंगे नहीं, और जो हमारे पैर हैं वो क्या होंगे? वो आसानी से जमीन के अंदर धंस जाएंगे क्योंकि इसका एरिया कम है। समझ में आया? तो ये चीज याद रख लेना कि भैया अगर एरिया कम होगा, अगर एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, एरिया कम होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और अगर एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा। अच्छा, यही रीजन होता है कि अगर कोई आदमी खड़ा है, अपने पैरों पर खड़ा है, तो उस समय वो जमीन पर ज्यादा प्रेशर लगा रहा होता है। वहीं अगर एक आदमी लेटा है, अगर एक आदमी लेटा है तो यहाँ पर क्या होगा? कम प्रेशर लगेगा क्योंकि लेटने में ज्यादा एरिया कवर होगा, खड़े होने में कम एरिया कवर होगा। तो खड़े होने पर कम एरिया, प्रेशर ज्यादा, लेटने पर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। बताओ, इतनी बात समझ में आई? यानी अगर आप खड़े हो तो आप ज्यादा क्षेत्रफल कवर, कम क्षेत्रफल कवर करोगे तो दाब ज्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लेटे हो तो आपके लेटने पर आपकी बॉडी का जो क्षेत्रफल होगा, जो एरिया होगा वो ज्यादा होगा। तो यानी प्रेशर, जो दाब होगा वो कैसा होगा मेरे लाल? वो, क्लियर हुई बात? कैसे? तो वहां पर दाब जो होगा वो कम लगेगा, यानी प्रेशर कम लगेगा।
बताओ, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, यहां से पूछो सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे। एक तो हमारा ऊंट हो गया, दूसरी चीज आप लोगों ने देखे होंगे कि जो ट्रक होते हैं या बस होती है, उसमें आपने देखे होंगे कि इसमें जो टायर होते हैं वो चौड़े लगे होते हैं। टायर कैसे लगे होते हैं? चौड़े लगे होते हैं, या फिर एक दो दो तीन तीन टायर एक ही जगह लगे होते हैं। ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों होता है। बहुत से लोग, यहाँ तो जब मैं बचपन में लोगों से पूछता था कि इसमें 2 टायर क्यों लगे हैं, तो वो बताते थे कि अगर एक टायर फट जाए ना, इसमें लोड बहुत होता है, अगर एक टायर फट जाए तो दूसरा टायर जो होता है वो ट्रक के बैलेंस को संभाल लेता है। लेकिन जब ये चैप्टर मुझे पढ़ाया गया तब ये बात समझ में नहीं, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जानते हो ऐसा इसलिए होता है कि भाई देखो, ट्रक जो होता है उस पर जो होता है लोड ज्यादा होता है। अगर यहाँ पर जो टायर लगे हुए हैं, टायर चौड़े और डबल डबल इसलिए लगाए जाते हैं ताकि जब इस पर जितना ज्यादा इस पर लोड होगा उतना ही ज्यादा इस टायर पर प्रेशर बनेगा। तो अगर इसका एरिया कम होगा तो ये रोड पर भी प्रेशर ज्यादा लगाएगा, है ना। इसीलिए आप प्रेशर ज्यादा लगेगा तो इसकी वजह से रोड क्या हो जाएगी, टूट सकती है। रोड क्या हो सकती है, टूट सकती है। इसलिए इसके जो पहिए होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं ताकि रोड पर प्रेशर कम लगे और रोड को कोई नुकसान ना हो, यानी कि रोड ना टूटे। बताओ भाई, समझ में आ गई बात कि ट्रक में, बस में या बड़ी बड़ी जो गाड़ियां होती हैं उनमें चौड़े पहिए क्यों होते हैं? क्लियर हो गई बात? चलो अब देखो आगे चीज। अब एक होता है कि भैया चलो ठीक है, हम तो समझ गए कि ऐसे प्रेशर लगता है, लेकिन क्या लिक्विड और गैस भी प्रेशर लगाते हैं? तो हो जाएगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैस। क्या पानी, द्रव और गैस भी दाब लगाते हैं? अरे बिल्कुल लगाते हैं भैया। एक सीधी चीज सोचो, अगर अब जो बच्चे स्विमिंग करते हैं, जो जिन्होंने कभी स्विमिंग की होगी उन्होंने देखा होगा कि जब वो पानी के जितने अंदर जाते हैं, ठीक है, तो पानी ऊपर से उनके ऊपर प्रेशर डालता है, तो अंदर जितना अंदर जाओगे उतनी ही ज्यादा थकान लगेगी और जितना बाहर रहोगे उतना ही कम थकान लगेगी, क्योंकि बाहर हो तो पानी का प्रेशर कम लग रहा है, जितना अंदर जाओगे उतना ही ऊपर वो पानी जो होगा वो आपके ऊपर दाब यानी कि प्रेशर डालता रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि भैया लिक्विड जो होता है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। अच्छा नहीं समझो तो समझो, जैसे घर में जो वाटर टैप लगा है, ठीक है, घर में जो वाटर टैप लगा हुआ है उसमें से पानी अगर धीरे धीरे आता है तो आप क्या कहते हो कि मम्मी पानी की टंकी खाली हो रही है, ना पानी बहुत धीरे आ रहा है। तो पानी की टंकी खाली होने का क्या मतलब है मेरे लाल, कि टंकी में जब पानी ऊपर तक भरा रहेगा और यहाँ से पाइप के थ्रू हमारे टैप में पानी आ रहा है, तो जब पानी ज्यादा भरा रहता है तो पानी बहुत तेजी से इससे बाहर आता है। ये चीज पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना ऊपर तक रहेगा तो इस पर प्रेशर उतना ही ज्यादा लगता है, और प्रेशर जब ज्यादा लगता है तो उतनी ही स्पीड से पानी जो है वो बाहर आता है। लेकिन अगर मान लो उसी टंकी में पानी कम हो गया और यहाँ से हमारा पाइप ये बाहर आया है और यहाँ पर इतने पानी है, तो इसमें देखो इसमें प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो प्रेशर कम होगा तो पानी भी जो होगा वो कम स्पीड के साथ बाहर आएगा। तो इस बात से हम समझ सकते हैं कि भाई जो पानी होता है ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, यानी लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, पानी भी दाब लगाता है। और एक एग्जांपल अगर आप देखो तो एक पानी की बोतल ले लो, कोल्ड ड्रिंक की बड़ी वाली बोतल ले लो, उसमें पानी भर लो, ठीक है, उसमें पानी भर लो, और पानी भरने के बाद यहाँ से जो पानी भर लो, ये हमारा ढक्कन हो गया, पानी भर लिया, पूरा पानी भर लो और यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो, यहाँ पर एक छेद कर दो और यहाँ पर एक छेद कर दो। आप देखोगे सबसे ज्यादा तेज पानी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आपका सबसे ज्यादा तेज पानी निकलेगा, और सबसे धीमा पानी कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो पानी का प्रेशर वो इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है, इतना ज्यादा। तो जितना ज्यादा प्रेशर पानी जो है उतनी स्पीड से, और यहाँ से सबसे कम आएगा क्योंकि यहाँ पर सबसे कम प्रेशर यहाँ पर पड़ रहा होगा, तो यहाँ पर सबसे स्लो पानी आएगा यानी धीमा पानी आएगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सॉरी, जो ये प्रेशर होता है ये लिक्विड एक्सर्ट करते हैं। अब बात आती है गैस की। क्या गैस भी? हाँ बिल्कुल भाई, गैस भी हर चीज पे। आप लोगों ने देखा होगा कि भाई जो टोर्नेडो होते हैं, आंधी तूफान आता है,
या फिर जो साइक्लोन्स आते हैं, तो इनमें देखो कि लोगों की छत जो होती है वो उड़ जाती है। तो क्यों उड़ जाती है भाई? वो प्रेशर ये अप्लाई करता है, तो प्रेशर अप्लाई करता है तो वो सारी चीजें निकल आती हैं। अच्छा, एक एग्जांपल, इसका एग्जांपल हो सकता है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम कहते हैं वायुमंडलीय दाब। अब ये क्या, ये गैस से ही होता है, वायुमंडलीय दाब, ठीक है। अब ये क्या होता है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में हर तरफ, मतलब ये हमारी अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, और इसके तरफ ये सारी गैसेस हैं, और ये गैस क्या करते हैं, ये इस पर एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इस पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इसी प्रेशर को क्या कहा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी इसी गैसों के दाब को ही कहा जाता है वायुमंडलीय दाब, ठीक। इसका क्या होता है कि जितना अर्थ से, जैसे मान लो कि हमारा अर्थ है और यहाँ तक मान लो ये गैस है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक गैस आ गई, अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप जहाँ जितना नीचे रहोगे, आप जितना जमीन के नीचे, मतलब जमीन के नजदीक रहोगे, अर्थ के नजदीक रहोगे, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक, उतना ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जितना ऊपर आप जाते जाओगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम होता जाएगा। अब सोचो ये कैसे, है ना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो पर्वतारोही होते हैं, जो पहाड़ों पर जाने वाले लोग होते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे उनके नाक से और कान से ब्लड बाहर आने लगता है। क्यों आने लगता है? क्योंकि जब वो ऊपर जाते हैं ना, तो ऊपर जाने पर ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये कम होने लगता है। जब हम नीचे हैं तो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो भी सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल स्मूथली चलता रहता है। लेकिन जब ऊपर हम जाने लगते हैं और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने लगता है, तो वो सारे जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड जो होता है कान और नाक से वो बाहर आने लगता है। क्लियर है बात इतनी? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेरिक, इसीलिए देखो ये जो पानी के अंदर हम बात कर रहे थे, इसलिए सबमरीन जो होता है ना, सबमरीन को एक सर्टेन डिस्टेंस पर ही चलाने को कहा जाता है कि भाई आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। अगर उससे नीचे जाएंगे सबमरीन, पानी ऐसा नहीं कि सबमरीन कहीं भी जा सकती है, सबकी अपनी डिस्टेंस होती है, कितनी गहराई पर ही ये सबमरीन चल सकती है। तो अगर वो सबमरीन ज्यादा नीचे चली जाएगी तो उसके अंदर जो लिक्विड प्रेशर होगा इतना ज्यादा होगा कि वो फट सकता है। तो लिक्विड प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। बताओ भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अगर हम अर्थ सरफेस में हैं तो इस समय जो प्रेशर लग रहा होता है उस समय 1 atm का प्रेशर लगता है। कितने का? 1 atm का प्रेशर लगता है। बताओ भाई, बात समझ में आ रही सभी को? 1 atm का प्रेशर लगता है, ठीक है। 1 atm का प्रेशर लगता है। चलो भाई, ये बात सभी को समझ में आ गई होगी, क्लियर है? अब देखो एक चीज और भी, जो मैंने आपको प्रेशर की यूनिट बताई थी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये बताया था प्रेशर की, न्यूटन मीटर की पावर -2 बताया था, और इसकी खोज ब्लेज पास्कल ने की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसका एक और यूनिट रख दिया गया और उसका नाम है पास्कल। बताओ, बात समझ में आया? तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चल, इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि इतने में अब कोई प्रॉब्लम आपको होगी, और ये पूरा चैप्टर हमारा हो गया क्लियर। एक एटीएम जो होता है, एक एटीएम जो होता है वो कितने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है? 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। कितना? 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम नॉर्मल प्रेशर में चेंज करें, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करें, तो 1 atm इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के यानी पास्कल के इक्वल होता है। उम्मीद करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब चलो एक होमवर्क क्वेश्चन ले लेते हैं। आपने जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, हाँ, सारी की सारी फुल सीरीज देख लेना इसकी। अगर फुल सीरीज देख लोगे तो पक्का है कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे बचेगा नहीं इस चैप्टर से। इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। कई सारे न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आएंगे तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाओगे। चलो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास जो भी बुक होगी उस बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा,
और देखिएगा कि कौन से क्वेश्चन है जो अभी आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर नहीं सॉल्व हो रहे होंगे या आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। अदरवाइज आपके लिए व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप भी बना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर लेना। कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, सब फ्री है। बस वीडियो को लाइक कर देना, जो बटन है लाइक वाला ना उसे ब्लू कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस इतना सही काम करना है। चलो हमारा क्वेश्चन क्या है। अब आज का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ये होमवर्क क्वेश्चन है और सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, लाइव चैट में नहीं। कहां पर दोगे मेरे लाल? कमेंट बॉक्स में। और इसका जो करेक्ट आंसर देगा उसको मिलेगा हार्ट, और जो गलत आंसर देगा भाई उसको मिल जाएगा सही आंसर। चलो अब हम यहाँ पर हम थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं अपना, कि हमारा क्वेश्चन ये दिया गया है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm इज इक्वल्स टू हाउ मैनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है। याद आया कुछ, है ना? जिन्होंने यहाँ तक देख लिया वो तो पता ही लेंगे। 1 atm AMP लिख दिया ना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू कितना होगा? 1 atm इज इक्वल्स टू कितना होगा? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1.5 इंटू 10 टू दी 5, ठीक है। ऑप्शन बी 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 6, ऑप्शन सी 1.01 इंटू 10 टू दी पावर 5, या फिर ऑप्शन डी है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 5। ये आपके क्वेश्चन है आज का, और इसका आंसर सभी लोग लाइव चैट में दीजिएगा। कोई भी चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आप मुझसे बेझिझक फ्री ऑफ कॉस्ट आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मेरा पढ़ाया आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।